हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप हमारा मॉर्निंग शो देख रहे हैं जिसका नाम है नया रास्ता, और आप इसे देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ RNN TV पर। नाज़रीन, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, खूबसूरत चेहरों से भी मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल लाइक भी करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ताकि इसी बहाने आपकी और मेरी डेली मुलाकात हो सके। नाज़रीन, भाई गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मी बड़ी ज़्यादा है। हम लोग क्या करते हैं, ख़ुद को एक रूम में ऑक्यूपाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर हम AC में बैठे रहते हैं, तो इसलिए हमें अक्सर एंजाइटी होती है। लेकिन जब हम लिविंग रूम में बैठते हैं, हमारा मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। अगर हम पार्क में चले जाते हैं तो हमारा मूड और भी अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह जो है, हम खुद को चेंज कर सकते हैं, अच्छा मूड ला सकते हैं। लेकिन जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने ऐसे हैं जो गर्मी हमें जिसमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन पेरेंट्स के लिए खुशखबरी भी है, बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हो रही हैं और मेरे पास एक आइडिया है। हम जो पैसे कपड़ों पे लगा लेते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ों पर लगाते हैं, हम एक बजट बना के पैसे सेव करके क्यों ना हम वो नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए जो है वो सेव कर लें और वहाँ चले जाएं कुछ दिनों के लिए। आप लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे? आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है नॉर्दर्न एरियाज़? मैं जब भी जाती हूँ, मुझे तो भाई नथिया गली बहुत पसंद है। और अक्सर हम जब जाते हैं और जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आहिस्ता 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 मेरा मूड तो बड़ा अच्छा हो जाता है। पूरे साल की थकावट उतर जाती है, तो मुझे अच्छा लगता है। और आई गेस आप लोगों को भी जाना चाहिए। वो मदर्स जो देख रही हैं, बच्चों के बैग पैक करें और यही टाइम है जाने का। मेरे कुछ कज़न्स US रहते हैं और अक्सर मेरी उनसे बात होती है और मुझे वो यही बताते हैं कि वो पाकिस्तान का खाना, फूड बहुत मिस करते हैं, नॉर्दर्न एरिया जाना बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने लाहौर की बड़ी बड़ी चीज़ें एक्सप्लोर की हुई हैं, जिन चीज़ों का अभी तक मुझे भी नहीं आइडिया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हम सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, जो फॉरेनर्स हैं वो लोग भी ट्रैवल करते हैं और मुझे उनकी बात इतनी अच्छी लगती है कि वो ज़्यादातर अपने पैसे ट्रैवल पर लगाते हैं, ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इसलिए वो लॉन्ग लास्टिंग और हैप्पी लाइफ जीते हैं। उनकी अच्छी लाइफ का राज ही यही है कि वो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। नाज़रीन, मेरी बातें तो ख़त्म नहीं होने वाली हैं, लेकिन मुझे लगता है आपकी कॉफ़ी ठंडी हो गई है। लेकिन कहीं ना जाइए, क्योंकि अब मैं हूँ आपके साथ, आपकी होस्ट मरियम इमाम। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, हमारा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हुआ करेंगे, जिसमें हेल्थ सेगमेंट होगा, ब्यूटी सेगमेंट होगा, सेलिब्रिटी सेगमेंट होगा, और इसमें बड़ा मज़ा आएगा। नए नए लोगों से हम लोग मिलेंगे, मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है। उसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं, आपको हमारा चैनल लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। हम अपने मॉर्निंग शो में डेली आपके साथ कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नई बातें शेयर किया करेंगे। वो बातें जो आपकी सुबह को बनाती हैं बेहतरीन, और वो सब कुछ जो बातें आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। तो आइए मिलकर चलते हैं नए रास्ते पर, सिर्फ नया रास्ता के साथ, ओनली ऑन RNN TV पर। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ और सिर्फ RNN TV पर। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है सुपरस्टार, द लेजेंड फारिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ मरियम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, आजकल कहाँ मसरूफ़ हैं आप? क्या करते हैं आप? किन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं? काम चल रहा है। नॉर्मली आपको पता है कि अब सारा डिजिटल मीडिया का टाइम है। हाँ, चैनल्स को अब थोड़ा पीछे छोड़ दिया और डिजिटल मीडिया पे लगे हुए हैं। ठीक है। अभी बहुत जल्द एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आ रहा है। ओके। वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। यूट्यूब पे? हाँ। अच्छा, तो It's क्या a है? very good project। डॉक्यूमेंट्री है, ड्रामा No, सीरियल it's a है, क्या है? series। जो है वो ISPR का प्रोजेक्ट है बेसिकली। वेरी हाँ, नाइस। तो आई कैन नॉट रिवील मच, हम लोगों को ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी नहीं है, हाँ। बट इट इज गोइंग टू बी लाइक आई हैव लाइक फेथ कि अच्छा जाएगा, लोगों को पसंद आएगा। वेरी नाइस। अच्छा फारिया, आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की? शुरू में मुश्किलात तो पेश आई होंगी। किस तरह आपने ड्रामा सीरियल में काम किया? तब आपकी एज क्या थी? आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 5।
अच्छा मैं तो ये कहती हूँ कि अम्मी के पेट से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। क्योंकि स्टार्ट तो 5 साल की उम्र में किया था, लेकिन उससे पहले अपनी ट्यूशन में, स्कूल्स में अपनी एक्टिंग स्टार्ट थी अपने नेबरहुड में। इवन आई रिमेम्बर कि जब मैं स्कूल में थी ना, तो मैं जो लड़कियां मुझे पसंद नहीं ना थी, तो मैं उनको एक्ट करके दिखाती थी कि मेरे अंदर तो कोई जिन या चुड़ैल या कोई साया टाइप चीज है। अच्छा। और वो लिटरली डर जाती थी। अच्छा। हाँ, अच्छा। और जैसे ही टीचर आती थी तो आई यूज्ड टू बी नॉर्मल के हाँ क्या हुआ, मतलब ना? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और लेकिन उस टाइम लिटरली लड़कियां ना डर के रहती थी मुझसे, जिनको मैं डराना चाहती थी। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, आप भी अपनी क्लास की शरारती बच्ची भी थी, इनोसेंट बच्ची भी थी? बहुत। अच्छा, मुझे लगता I was like when I started मतलब स्कूलिंग, उस टाइम मुझसे सुबह उठा नहीं जाता था। I was very bad at waking up। तो मैं बोलती थी कि जब मार के मेरे पेरेंट्स उठाते थे, तो जब मैं चली जाती थी स्कूल तो फिर स्कूल जाके सो जाती थी। तो I was not a good student in the early years of my school। लेकिन वो सारा कुछ जो है टीचर्स की बातें, घर वालों की बातें सुन के टिल द टाइम आई रीच्ड सेकंड स्टैंडर्ड, तो मैं जो है क्लास की टॉपर हो गई। वो आई डोंट रिमेम्बर हाउ यू नो द टेबल टर्न कि मैं कैसे फेल वाले बच्चे से एक टॉपर बच्ची बनी। हाँ, बट आई थिंक वो आपके अंदर होता है, मतलब जो एक इनबिल्ट आपके अंदर जो टैलेंट होता है ना, वो आप उससे हर चीज को ओवरकम कर देते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं भी अपनी क्लास की सबसे शरारती नॉटी बच्ची थी, लेकिन जब एग्जाम्स आते थे, हमारे क्विज़ेस होते थे, तो मैं बस पढ़ाई शुरू कर देती थी और मेरे अच्छे नंबर आ जाते थे। और मेरी फ्रेंड्स बड़ी वो हैरान होती थी कि तुम कैसे कर लेती हो ये, है ना? ऐसे होता है ना। I was never the one जो बैठ के किताब पढ़ के मतलब मुझे मेरे जब एग्जाम्स होते थे तो मेरी अम्मी और मेरे अब्बू मुझे पूछते थे कि कल एग्जाम है बेटा, थोड़ा पढ़ लो। तो मुझे से कोई ज्यादा पढ़ूंगी ना तो मैं फेल होके आऊंगी, मैं थोड़ा पढ़ रही हूँ, मैं पास हो जाऊंगी। थोड़ा पढ़ने से फिर पास हो जाते थे। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जो हम याद करते हैं वो सवाल आता ही नहीं है पेपर में। मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट इसलिए डिफरेंट था क्योंकि मैंने एक्टिंग बहुत जल्दी शुरू कर दी थी। और जब मैंने 5 साल की एज में स्टार्ट किया था, उसमें मेरी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग इस हिसाब से हो गई थी कि मैं चीज़ों को लर्न करना शुरू हो गई थी। और लर्निंग वो नहीं थी जो हमारे बच्चों को आजकल सिखाई जाती है कि रट्टा सिस्टम, ये जो लिखा है उसको पढ़ लो। हमें जब मतलब मेरी अम्मी क्योंकि एक इंस्टीट्यूट रही है मेरे लिए, शी वाज एन एक्ट्रेस, शी स्टिल एन एक्ट्रेस, तो उन्होंने मुझे हमेशा बताना कि बेटा ये सीन है ना, आपने इसको इस तरह कंसीव करना, इस तरह बोलना है। तो वो मेरी पढ़ाई में उसने बहुत हेल्प किया। अच्छा। तो मैंने हमेशा अपनी लैंग्वेज इंटरप्रेट किया जो भी मैं एग्जाम दे के आती थी। ठीक है। तो वो लर्निंग मेरी 5 साल की एज से ऑन सेट ही स्टार्ट हो गई थी। और उस वजह से आई थिंक मेरा माइंड उस तरह से डेवलप होना शुरू हो गया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं बड़े रट्टे लगाती थी फारिया। जब मेरे एग्जाम्स होते थे, मैं कान बंद करके ना बस सिर्फ पढ़ती थी, सारी रात पढ़ती थी ताकि मुझे याद हो जाए। और एग्जाम्स में वही चीज़ें आती थी। मैं बड़ी लकी थी इस मामले में। दिस इज अ ड्रॉबैक ना कि हमारे यहाँ सोसाइटी में जो पेरेंट्स हैं उनको ये नहीं पता होता। मतलब अगर आप अब्रॉड देखो, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे बच्चों को उस तरह से ही ग्रूम करते हैं, उनको उस तरह से एक्टिविटीज में डालते हैं जहाँ उनके माइंड को, आप स्कूल भेज देने से अपने बच्चे को माइंड जो है उसका तेज नहीं कर सकते। उनको आप फिजिकल एक्टिविटीज करवाएं, उससे बच्चा स्ट्रांग और माइंड ना मेंटली स्ट्रांग हो जाता है। तो स्पोर्ट्स में आप कैसी थी? आई वाज वेरी गुड। वो अलग बात है कि इतना टाइम नहीं मिलता था क्योंकि स्कूल के बाद मैं सेट पे होती थी और मेरा यही जर्नी रहा है। लेकिन ये कि स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छी थी। मतलब बेशक वो रनिंग होती थी, बास्केटबॉल होता था या बैडमिंटन होता था, तो वो आई यूज्ड टू लव। ओके। इसके अलावा फारिया, आपको क्या करना पसंद है? शादी के बारे में क्या सोचा है? शादी के बारे में जिसने करनी है वो सोचेगा। मतलब यू नो आई एम द वन कि जिसको मैं चाहिए वो मुझे ढूंढ के आए। अच्छा, ये सीन भी है। ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, डोंट यू थिंक? होना तो चाहिए। गर्ल्स आर सो प्रीशियस कि लड़कों को उन्हें फाइंड करना चाहिए। दैट इज ट्रू। पर कोई पसंद है? People who know me, they know that I love myself a lot. अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, हाँ एग्जैक्टली, मुझे लगता है वो लाइन ही मेरे लिए बनी है। मुझे कोई पूछता है आपको किससे प्यार है, तो मैं बोलती पहले तो अपने आप से है, और जिसका मुझे उसी से है। तो फारिया को भी किसी से प्यार है? मतलब everybody who loves me, I love them back. नहीं, मैं उस शख्स की बात कर रही हूँ ना जिससे आपने शादी कर दी। I still want to find that guy, you know, who make me feel that way. जिस तरह से I want to feel, और जिस तरह से मैं अपने बारे में सोचती हूँ। बिल्कुल। और ये मेरा एक मैसेज भी है लड़कियों को कि आप अपने आप को पहले प्यार करो और फिर ही आप। दैट इज ट्रू। आई होप कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जिसके साथ आप हैप्पीली लाइफ गुजार सके। डेफिनेटली। आपने इंटरनेशनल टूर्स किए हैं? हाँ, मुझे घूमने का तो बहुत शौक है। अच्छा। एक्चुअली मैंने कहाँ गई हैं? मैंने दुबई गई हूँ, कतर गई हूँ, ओमान गई हूँ, और
लंदन, मतलब इस तरह की जगहों पे अभी तक गई हूँ, बट स्टिल आई वांट टू एक्सप्लोर। मतलब मेरा यही प्लान होता है। मैंने एक्चुअली पाकिस्तान बहुत घूमा है। अच्छा। अपने बचपन से पाकिस्तान में मतलब टूर्स पे जाती रही हूँ, कभी किसी शूट के लिए। इवन कि मैंने एक TDCP का शो किया था बचपन में, जिसमें पूरे पाकिस्तान का टूर किया था, हिस्टोरिकल प्लेसेस गए थे। तो अब मुझे कोई कहते हैं ना पाकिस्तान में इस जगह पे चलो, तो मैं बोलती हूँ आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द एरियाज, ऑलमोस्ट पाकिस्तान देख लिया है, तो इट्स टाइम टू लाइक एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो अब मेरा ये होता है कि हर 3 महीने बाद कि बस बाहर जाना है, पाकिस्तान में बाहर जाना है। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान तो देख लिया ना, और वैसे भी दुनिया इतनी खूबसूरत है, निकले और एक्सप्लोर करें। फारिया, लंदन की आपने बात की है, अभी जो रिसेंटली वाकया पेश आया है माहिरा खान से, बेसिकली सिक्योरिटी उनको प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन जिस तरह से देखा गया था कोई उनको हक कर रहा था, तो वो जो सिचुएशन थी, मजा बड़ा आया होगा। नहीं, वैसे बंदे को मजा बड़ा आया होगा, है ना? हाँ। मतलब माहिरा खान, मतलब लोगों की ख्वाहिश है मतलब कि उनको बस पास से देख के भी गुजर जाए, somebody coming and hugging। और उसने तो उसको वैसे जैसे पकड़ा हुआ था वैसे तो प्रोटेक्ट करा था, पर या वैसे प्रोटेक्ट के चक्कर में उसने मजे भी ले लिया। तो आपने इसको कैसा देखा? आपको क्या लगा? मैंने तो ये देखा कि वो बंदे, मतलब मेरा फोकस तो माहिरा पे था ही नहीं, मेरा तो बंदे पे फोकस था, व्हाट इज ही डूइंग। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके बाद वो जो हमायूं सिन्हा के कहा छोड़ दो भाई, हाँ, हमायूं भी उसके साथ था, उसका गार्ड बना हुआ था, उसके साथ था। अच्छा, जो हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे वो क्या था? मुझे नहीं पता चला अभी तक। किसने ग्लव्स पहने थे? मैंने कुछ और ही नोट किया। मैंने आपने से वही सीन देखा है? मैंने ग्लव्स देखे ही नहीं। अच्छा, आपको बट वो इतना टाइट, मतलब उसने तो वो कह रहा था कि कोई मतलब लोहे की तरह उसने ऐसे किया हुआ था, शील्ड बना हुआ था उसकी। अब मुझे लगता है माहिरा खान इटसेल्फ बहुत, I think she was not मतलब being protected, वो ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि मैं प्रोटेक्ट हो रही हूँ, मैं क्या हो रही हूँ। माहिरा खान के हस्बैंड ने जब ये देखा होगा, उन्होंने क्या सोचा होगा? उनको कैसा लगा होगा? यार आई विश वो ना ही देखें। सोचा क्या होगा मुझे नहीं पता, बट आई बिलीव कि जिस एज में जाके उन्होंने ये स्टेप लिए, तो डेफिनेटली उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी, शी इज मैच्योर इनफ। और जिस बंदे से उन्होंने मतलब शी गॉट मैरिड, तो ही इज आल्सो मैच्योर इनफ कि वो उस चीज को अंडरस्टैंड करें, बिकॉज ही हैज आल्सो गॉन थ्रू वन मैरिज जो नहीं चली। तो अब अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है इस स्टेज पे आके, व्हेन शी इज सो नोन एंड शी इज सो फेमस, तो ऑब्वियसली वो राइट डिसीजन होगा। लेकिन मुझे बड़ी प्यारी लगती है वो, बड़ी प्यारी बातें करती हैं, मतलब यू नो लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, देखिए हमारा तो काम ही ऐसा है, कुछ लोग हमें पसंद करते हैं, कुछ नहीं, बट इवन एट दिस एज मतलब शी इज सो प्रिटी। मतलब आप उनको देखते, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अब वो माहिरा खान इज ऑन टीवी तो आप स्विच कर दे। आपको पसंद है कि नहीं, यू कैन नॉट इग्नोर इट। मतलब वो, और मैंने तो उनके साथ काम किया हुआ है बॉल में, और जब मैंने बॉल में काम किया था, शी वाज नॉट माहिरा खान, शी वाज जस्ट मतलब माहिरा। तो शी इज अ स्वीट हार्ट। मेरी तो एज है काफी कम थी, क्योंकि मेरे तो अपने स्कूल टाइम में थी जब वो फिल्म भी बन रही थी और रिलीज हुई, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत इंसान है। अच्छा, सेट पर कैसा लगता था आपको उनके साथ काम करते हुए? बड़ी चीजें आपने उनसे सीखी होंगी। नहीं, बस उस टाइम क्योंकि मैं खुद मतलब जो है अपने बचपने में थी, और वो भी ऑलमोस्ट न्यू थी। आई थिंक उन्होंने उस टाइम पहले सिर्फ होस्टिंग ही की थी। जब हमारी मुलाकात ऐसे हुई थी कि हमारा जेल वाला सीन था, और वो हमारा फर्स्ट सीन था, कैमरा जो ओपन हुआ था। तो वो आई हैं और उन्होंने ऐसे मुझे मिली है जैसे मैं कोई बिछड़ी वाकई बहन हूं उनकी। शी वाज सो नाइस टू मी। और फिर उन्होंने अपनी जर्नी और हर चीज, उनका उस टाइम न्यू बॉर्न बेबी था, और मतलब यू नो वो सारी डिस्कशन ऐसी थी जैसे एक फैमिली की तरह। बहुत अच्छा लगा। कोई टैंट्रम्स कुछ नहीं है। शी लेटर बिकेम माहिरा खान, बट उस टाइम भी शी वाज वेरी नाइस। ओके। अच्छा, इनके साथ काम करके कैसा लगता है जब ये सब लोग सेट पर होते हैं? उनकी कैसी वाइब होती है? मैं आपको सही बताऊं कि आप मे बी हमारे से जो नॉर्मल पब्लिक है उनको लगता होगा कि जो स्टार्स हैं, जो सुपर स्टार्स हैं बेसिकली, वो पता नहीं अब उनके क्या टैंट्रम्स होंगे, आप उनके पास होगे तो वो किस तरह, लेकिन वो उतने ही डाउन टू अर्थ हैं। मतलब मोस्टली, नॉट ऑल ऑफ देम मे बी, बट मोस्टली ऐसा ही है। आप देखेंगे मैंने साइमा जी के साथ काम किया है। अच्छा, मतलब क्या अलग लेवल की खूबसूरत है, ठीक है ना। तो लेकिन व्हेन आई वाज देयर, तो मतलब वो ऐसे ही थी जैसे ना आपकी मदरली फीलिंग आती है। डाउन टू अर्थ तो मतलब बहुत ही, मतलब वो उससे भी मतलब कह लें कि शी इज सो स्वीट।
मतलब और कोई वर्ड नहीं है जिससे उनको डिस्क्राइब किया जाए। उनके अंदर मैंने तो ना किसी की बुराई करते उनको देखा है, और वो मदरली फीलिंग। आप जब इतने बड़े सुपरस्टार होते हो और आप मतलब जब आप एक हीरोइन वाले फेज में होते हो तो आप नहीं एक्सेप्ट करते हो कि मैं किसी की मदर हूँ। तो लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करवाया। मदर्स डे पे शी गिफ्टेड मी, मेरी बर्थडे आई उस पे वो मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आई। तो बहुत अच्छा रहा मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरा बहुत अच्छा रहा। वेरी नाइस। कोई सेलिब्रिटी क्रश? यार मैं क्रश मतलब मैंने शायद पहले भी मरियम आपको बताया होगा कि मुझे रेसलर्स में क्रश था जब मैं छोटी थी। आई यूज्ड टू ड्रीम कि मेरा कोई यार मतलब मेरा कोई इस तरह का बॉय हो जो पता नहीं मुझे, मैं शायद देखती बहुत ज्यादा थी WWE रेसलिंग से, मैं हर वक्त वही देखती रहती थी और मैं आई ओपन ड्रीमिंग करती थी उनके बारे में। फारिया, आप तो बहुत अच्छी एक परफॉर्मर भी है, आप बहुत अच्छा डांस करती हैं, क्या ये बात सच है? मुझे अभी बात पता चली है। यार एक्चुअली मुझे खुद भी मरियम ये बात पता नहीं थी। मुझे एक शो के लिए बुलाया था नचले, सीजन 1। अच्छा। कराची में वो काम हुआ था, तो मेरी मदर ये किस चैनल पे लगता था? ARY। तो मेरी अम्मी मुझे मैनेज करती थी, तो वही डिसाइड करती थी कि मैंने कौन से प्रोजेक्ट्स करने हैं कौन से नहीं। ठीक है। तो आई रिमेम्बर आई वाज एट माय होम और उनको कॉल आई कि ऐसे कराची में आना है और इस तरह का प्रोजेक्ट है और डांस वगैरह, और मतलब कि अच्छे लेवल पे। तो पहले तो आपको पता है जब डांस का वर्ड आता है ना तो बहुत सारी फिशी थिंग्स आ जाती है माइंड में, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ कल्चर हमारा खराब कर दिया है स्टेज पे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, बहुत कोई फैमिली शो है, मतलब उसमें फैसल कुरैशी होंगे, हमायूं सईद और नूर और मतलब अच्छे लोग होंगे, जज करेंगे और सारे आपके टीवी के एक्टर्स हैं। ये जज थी आपकी? हाँ ठीक है। तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड और उस टाइम भी मेरी एज बहुत कम थी, आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड। ओके, बहुत छोटी थी आप। हाँ, लेकिन मैं हमेशा क्योंकि कश्मीरी फैमिली से हूँ तो मैं हमेशा अपनी एज से बड़ी लगी हूँ। अच्छा। तो उन्होंने भी मेरी प्रोबेबली पिक्चर देखी थी, जिन्होंने मुझे कॉल किया। ठीक है। मैंने बोला मामा मैंने तो जाना है, और स्कूल की वेकेशंस भी थी। अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा मैंने तो वेकेशंस का आपने फायदा उठाया? हाँ। तो माय फादर केम आफ्टर वर्क एंड ही सेड नहीं जाना। 5 लाख उसका विनिंग प्राइस भी था। उस टाइम 5 लाख वाज अ गुड अमाउंट, आपकी गाड़ी भी आ जाती थी शायद, मतलब कि उस टाइम आई थिंक मेहरान भी कोई 2-3 लाख में आ जाती थी, तो 5 लाख वाज अ गुड अमाउंट। मैंने बोला मैं तो जाऊंगी, मैं 5 लाख जीत के आऊंगी। अच्छा। तो मेरे अब्बू ने देखा है, उन्होंने मुझे कभी भी मतलब मना नहीं किया किसी चीज के लिए। ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, उन्होंने सोचा, खैर मामा ने उनको बता दिया कि हमारे कंसर्न्स ये हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। पर उन्होंने भी बड़ा कन्विंस किया। तो आपने किस तरह कन्विंस किया अपने पेरेंट्स? मतलब मेरा तो कन्विंस, मतलब मैं वैसे बहुत जिद्दी थी उस टाइम, तो बहुत जिद्दी थी। मतलब मुझे आई रिमेम्बर कि जब मेरी बहन को अपना फर्स्ट फोन मिला तो मैंने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया था कि मुझे आईपॉड चाहिए। अच्छा। तो वो मेरी जिद्दें पूरी हो जाती थी, लेकिन वैसे भी एक वो जो एक फैक्टर होता है ना डॉटर और फादर का, तो वैसे ही प्यार आपको। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे करना है। अच्छा, फिर उन्होंने मतलब कन्विंस हो गए और उनको हाँ कर दिया। माय मदर वेंट विद मी, हम लोग गए हैं उधर, और जिस दिन हम पहुंचे हैं ना तो वो मुझे देख के तो हैरान हो गए। उन्होंने मेरी पिक्चर देखी थी और वो मेकअप वाली कोई पिक्चर देखी होगी, तो उन्होंने बोला ये तो बच्ची निकल आई है, ये उन्होंने अपने हेड में बोला, हमें नहीं। ओके, पिक्चर्स में आपका बड़ा फेस आया होगा, मतलब वैसे लाइव आप छोटी बच्ची लग रही होंगी। तो वैसे ये किसको बुला लिया? दे वर ऑल पीपल, मुझसे कितने बड़े थे, और मैं एक छोटे, मेरे साथ जो एक पार्टनर बनाया है वो तो छोटी हाइट का मेरे जितना ही बना दिया। ठीक है। तो वो उन्होंने कहा हम सोच रहे हैं ऐसे, मतलब जब हम गए उन्होंने हमें पूरा अकोमोडेशन दी और उन्होंने आके बोला हम सोच रहे हैं कि एक ना हम शो रिकॉर्ड करने से पहले एक टेस्ट कर लें। अच्छा। और उन्होंने फिर हमें सारा रिहर्स करवाया और जजेस के सामने शो रिकॉर्ड होने से पहले हमारी टेस्टिंग हुई कि यार ये अगर नहीं परफॉर्म कर सकेंगे, हमारा इतना लंबा प्रोजेक्ट है, हम इनको लाहौर वापस भेज देंगे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? दिस वाज इन देयर हेड व्हिच वाज नॉट कन्वेड। ओके। तो जब हमने किया, जब सबने अपनी परफॉर्मेंसेस दी, मैंने भी दी, तो दे वर लाइक वाओ, इसको नहीं भेजा लाहौर। हमने फिर दे केम टू मी एंड दे सेड कि आपको पता है ये हमने सिर्फ आपको लाहौर भेजने के लिए किया था। ओके। तो उन्होंने कहा हम लोगों को था, आप तो बच्चे हो, लेकिन यू परफॉर्म सो वेल। और उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि आई कैन डांस। तो आपने परफॉर्मेंस क्या दी थी? कथक सॉन्ग डांस था, क्लासिकल डांस था? क्लासिकल, बट एक स्लो सॉन्ग पे क्लासिकल का कुछ थोड़ा जो मिक्सचर नहीं होता मॉडर्न वाला। ठीक है। और वो मैंने नहीं दिया था, बेसिकली हमारे कोरियोग्राफर्स थे, बहुत बड़ा सेट था, हर किसी को अपना फ्लोर दिया जाता था, मेकअप रूम दिया जाता था, वो तो बहुत बड़ा अच्छा सेटअप था।
तो मुझे उस टाइम मैंने एक्सप्लोर किया कि आई आल्सो हैव दिस टैलेंट, और अगर मैं वो शो ना करती मैं उसको कभी डिस्कवर ना कर सकती। वेरी नाइस। फिर मैंने केम बैक और वो सबको पता चल गया, फिर मैंने बोल में भी आई परफॉर्म ऑन अ सॉन्ग। फिर हमारे A+ में नईमुल हसन साहब हैं, उन्होंने मुझे काफी जो है मॉर्निंग शोज में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस करवाई। आई थिंक मैं नचले में लोगों को इतना याद नहीं होगा, लेकिन A+ की परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा याद है। ओके, आप अच्छी परफॉर्मर भी हैं, आप अच्छी होस्ट भी हैं। होस्टिंग, यू नो हाउ आई स्टार्टेड होस्टिंग। A+ में बच्चों का शो होता था। अच्छा। तो मैंने वो किया, सारा रज़ा खान जो हमारी बहुत अच्छी सिंगर है, तो मैंने वो रिकॉर्ड किया। उसके बाद मैंने रेडियो किया कोई 4 साल। ओके, दैट वाज आल्सो इन द अर्ली इयर्स व्हेन आई जॉइंड माय कॉलेज। तो मैंने 4 इयर्स रेडियो किया। ओके, वेरी नाइस। तो दिस ऑल द जॉनर्स जो हैं हमारे एक्टिंग के, वो मैंने जो है एक्सप्लोर किए। इवन थिएटर भी मैंने किया जोका वालों के साथ। ठीक है। थिएटर इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उसके लिए आपको टाइम वो देना पड़ता है। यस। तो वो मैं फिर कंटिन्यू नहीं कर सकती। आपकी बड़ी अच्छी पूरी जर्नी रही है। अब का आपका क्या माइंडसेट है? अब आप क्या करना चाहती हैं? या होस्टिंग को परस्यू करना चाहती हैं, या मैं चाहती हूँ बस अच्छा काम हो। एक्टिंग इज द मेन थिंग जिसे मैंने शुरू किया था। अगर आपको कोई एक्टिंग का चांस मिलता है किसी बड़े ड्रामा सीरियल में, तो जाएंगी? डेफिनेटली, क्यों नहीं। अभी मैं आपको जो बता रही हूँ वो भी बेसिकली एक्टिंग का ही प्रोजेक्ट है, जो कि ऑन एयर आप देखेंगे। सो एक्टिंग इज समथिंग जो मेरी स्ट्रेंथ है, जिससे मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है। सो आई एम ओपन वर्किंग फॉर एवरी गुड प्रोजेक्ट, लेकिन एक्टिंग इज द मेन थिंग फॉर मी। वेरी नाइस। फारिया, सिंगर भी हैं आप? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम आपसे गाना ना सुने? सिंगर नहीं हूँ मैं। सिंगर नहीं है? नहीं मरियम, फिर मुझे किसी ने मिसगाइड किया। आपको बहुत अच्छा मिसगाइड किया। गलती हुई है। मैं तो अपनी आवाज अकेले में भी नहीं सुन सकती। चलिए, अगर सॉन्ग नहीं सुनाना तो कोई डायलॉग ही अपने किसी ड्रामा सीरियल का। I don't remember. I have a very bad memory in this case. Once I'm done with my project, I don't remember. अपने स्क्रिप्ट पे ना जाएं। कोई भी डायलॉग मैं आपको देती हूँ, कोई इमोशनल सीन है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा हो जाए। मुझे I don't have any like thing in my mind right now. और मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आपने एक्टिंग देखी है तो प्लीज मेरा ड्रामा देखें। उसकी जो व्यूज भी बढ़ेंगे और आप कोई कमेंट भी करेंगे। बिल्कुल। वेरी नाइस फारिया, आपने जो मुझे अपनी पूरी जर्नी बताई है, किस तरह से अपने काम का आपने आगाज़ किया, फिर आपको किस तरह दूसरे प्रोजेक्ट्स में चांस मिला, आपने होस्टिंग भी की, आपने ड्रामा सीरियल्स भी किए, बड़ा मज़ा आया मुझे। और ऐसे गेस्ट जब मेरे प्रोग्राम में आते हैं मुझे बड़ा मज़ा आता है, उनसे बातें मुझे बड़ी सीखने को मिलती हैं। आई एम रियली ऑनर्ड दैट यू कॉल्ड मी एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस न्यू नया रास्ता प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आप लोग हमारा देख रहे हैं मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता। हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ और सिर्फ RNN TV पर। नाज़रीन, ये है आज का हमारा हेल्थ सेगमेंट। जब लड़का या लड़कियाँ बड़े हो जाते हैं, जब अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर लेते हैं और जब वो जॉब्स कर रहे होते हैं, तो पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन शादी के 2-3 बाद अगर उनको औलाद नहीं होती तो स्पेशली लड़के के पेरेंट्स से कहते हैं कि लड़के की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। लेकिन हमेशा प्रॉब्लम लड़की में नहीं होती, लड़के के भी टाइम पर टेस्ट करवा देने चाहिए। और अल्लाह जिसे चाहता है उसे औलाद से नवाजता है। अब साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, साइंस एडवांस हो गई है और वो लोग जो बच्चे कंसीव नहीं कर सकते थे, IVF ने उनके लिए आसानी पैदा कर दी है। आज हमारे साथ IVF एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज का टॉपिक हमारा ज़रा हट के हो। आज हम बात करेंगे कि माँओं को किस तरह अपनी बेटियों को ये दुनिया फेस करने के लिए तैयार करना चाहिए। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, IVF एक्सपर्ट हैं और लैप्रोस्कोपिक एंड हिस्टेरोस्कोपिक सर्जन भी हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर समीना हक की। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मरियम, अल्लाह ताला का बहुत करम है, मैं बिल्कुल ठीक माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। आपसे कम, तो इंतहाई हसीन और खूबसूरत। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि माँओं को अपनी बेटियों के लिए किस तरह का रोल मॉडल बनना चाहिए? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है मरियम, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है।
ओके। मेरी माँ बहुत एजुकेटेड थी। नसीम हिजाजी की वो बेटी थी, मैं उनकी नवासी हूँ नसीम हिजाजी की। एक पढ़ा लिखा खानदान, मेरे वालिद एयरफोर्स में थे, बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर थे। लेकिन मेरी माँ से वो ताल्लुक नहीं था मेरा जो कि अब मैं चाहती हूँ कि माएँ अपनी बेटियों के साथ ये ताल्लुक कायम करें। इन शॉर्ट, एक माँ को अपनी बेटी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। बेटी हर बात जो है अपनी माँ से डिस्कस करे, उसको खौफ या सजा के लिए वो खौफ से आप उसको कन्विंस ना करें, उसके साथ डिस्कस करें हर बात। बिल्कुल। उसको मेंटली प्रिपेयर करें हर चीज के लिए जो उसने फेस करनी है अपनी फर्दर लाइफ में। तो अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट 99% माएँ जो हैं वो ये रोल नहीं अदा करती। बिल्कुल। बापों को, फादर्स को अपने बेटों का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। हाँ जी। लड़का जो है वो हर बात अपने बाप से पूछे। हाँ। कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई शर्मो हया ना हो उसमें। जो बाप उसको गाइड करेगा वो बेहतरीन होगा, जो माँ अपनी बेटी को गाइड करेगी वो बेहतरीन होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है मरियम कि माँ खुद को तो पहले एजुकेट करे ना। उसको एग्जैक्टली पता हो कि वो अपनी बेटी को क्या नॉलेज ट्रांसफर कर रही है। खुद से उसका नॉलेज ठीक होगा तो वो एक बच्ची को, देखिए मैं बच्चियों को इसी तरह समझती हूँ जैसे फिश फार्म होता है ना, उसमें एक हैचरी होती है, उसमें छोटी छोटी अंडे से निकली हुई मछलियां होती हैं। फिर वो जरा थोड़ी सी बड़ी होती हैं तो उनको समंदर में फेंक दिया जाता है। शार्क्स होती हैं और चीजें होती हैं उनको फेस करने के लिए। अब वो तो मछलियां हैं, वो तो इंसान नहीं है, उनकी माएँ तो उनको नहीं बता सकती। लेकिन हमारी छोटी मछलियों को समंदर में फेंकने से पहले माएँ कम से कम प्रिपेयर तो कर दें कि दुनिया में कैसे खूंखार लोग बैठे हुए हैं, कौन तुम्हारे हमदर्द हैं, कौन तुम्हारे मददगार हैं। पहचानना सीखो, उनको बुरे और अच्छे की पहचान होनी चाहिए। उनको नेचुरली क्या क्या फेस करना पड़ेगा अपनी बॉडी में चेंजेस की वजह से। प्रेगनेंसी क्या चेंजेस लेके आएगी, आगे मीनोपॉज क्या चीजें लेके आएगा। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारी बच्चियों को, जवान लड़कियों को, किसी को कुछ नहीं पता। बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि माओं का एक ब्रॉड थिंकिंग होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि आज हमारी बच्चियों ने एक हैचरी में से निकल के कल को एक बड़ी बड़ी शार्क्स के साथ टाइम देखना है, उन्हें फेस करना है। तो मुझे ये बताएं कि हम उनको किस तरह से उनको प्रिपेयर किया जाए, बेटियों को, और किस तरह हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं इन लॉस को डील करने के लिए। बेटे, लाइफ बच्ची की जो है ना वो 3 सेगमेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक बचपन, एक जवानी, बल्कि 4 में, जवानी और फिर चाइल्ड बियरिंग एज, जब वो बच्चे पैदा करने का टाइम होता है, और फिर मीनोपॉज। मीनोपॉज को हम निग्लेक्ट करते हैं, वो एक हार्मोन डेफिशिएंसी स्टेट है। और मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत से लेक्चर्स किए हैं, बहुत से क्लब्स में जाके मैंने 40 एंड अबव वुमेन को कहा है कि अपनी अगली जो सबसे ज्यादा टाइम तुमने मीनोपॉज में गुजारना है उसके बारे में जानना सीखो, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करो, ताकि जब तुम 90 साल पे अल्लाह सुब्हानो तआला के पास जाने को तैयार हो तो उतने साल तुम एक क्वालिटी लाइफ जियो। क्वालिटी लाइफ, तो ये बचपन से ही शुरू होगा। ये प्रेपरेशन जो है, यानी माँ, बल्कि बचपन से नहीं, जब वो बच्ची माँ के पेट में है, आपको हैरानगी होगी सुन के कि माँ के पेट में बच्ची के अंडे, जब वो 5 माह की माँ के पेट में है तो उसके अंडे एडल्ट एग्स बन चुके होते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला अंडे डाल के बच्ची को भेजते हैं, अंडे नए नहीं बन सकते। क्या बात है। ठीक है, तो ओवरीज स्टोर हाउस है एग्स का। ठीक है, तो वहां पे अगर वो अंडे पड़े हैं 5 माह के हमल में, माँ जो भी टॉक्सिक चीजें खाएगी, जैसे कि फास्ट फूड है, ठीक है, जैसे कि ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और चीजें हैं, अपनी नींद का ख्याल नहीं रखेगी, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेगी, तो बाकी चीजें तो बच्ची के इफेक्ट होंगी, वो अंडे बहुत बुरी तरह इफेक्ट होंगे। तो अगर माँ हेल्दी खा रही है तो उसकी बच्ची के जो आगे फ्यूचर में एग्स हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी में वो लेके निकलेगी। ठीक है, ये बहुत सी माओं को नहीं पता। हाँ। और वो क्या कर रही हैं जी, हम तो जी 3-4 हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, और हम तो जी जूस डब्बे का पीते हैं, दूध हमें पसंद नहीं है, और वो आर्टिफिशियल मिल्क जो डब्बों में आता है जी, हम तो वो पीते हैं, और आर्टिफिशियल चीजें उनकी हैं सारी डब्बों के अंदर।
अब डब्बों के अंदर या पैकेट के अंदर वो चीजें हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं। बिल्कुल, प्रिजर्वेटिव जो हैं वो हार्मोन डिसरप्टर्स हैं। बच्ची के पैदाइश के बाद उसके चेहरे के बाल, उसकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज, उसके बच्चेदानी में फाइब्रॉइड होना है कि नहीं होना, एंडोमेट्रियोसिस होना है कि नहीं होना, वो उसकी माँ के एनवायरनमेंट ने डिसाइड कर दिया। बिल्कुल, हाँ। So it goes on, it's a long story. It goes on very far in the life of a woman. Exactly. तो उसको माँ को सोचना है कि मैं उसको क्या दे के दुनिया में भेज रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, हाँ। अगर उसकी माँ ने उसके अंडों को पेट में प्रोटेक्ट किया है, हाँ। तो वो बहुत देर तक बच्चे पैदा कर सकती है। आजकल हमारी बच्चियां 35, 37, 38 के बाद बच्चे पैदा करना नामुमकिन होता जा रहा है। फर्टिलिटी इतनी अफेक्ट हो रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ये सारा हमारा, जैसे आप समझें ये स्मॉग है, ये सिर्फ स्मॉग नहीं है, इसमें कार्पेट और प्लास्टिक इंडस्ट्री के फ्यूम्स हैं, और वो फ्यूम्स जो हैं वो हार्मोन डिसरप्टर्स हैं। वो आपके ओवरीज में, यूट्रस में ऐसी चेंजेस करेंगे। लड़कों के लिए हार्मोन डिसरप्टर्स हैं, वो उनको ईस्ट्रोजन बॉडी में पैदा हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस उनकी अफेक्ट हो रही है, वो लड़कियों की तरह चलना शुरू हो गए हैं। मतलब ये सारी चीजें अगर आप गौर करें तो इट इज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल, लेकिन ये हो रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए बच्ची को पेट के अंदर इंट्रायूट्राइन आपने ख्याल रखना है। जब बच्ची पैदा होगी उसकी डाइट का ख्याल रखिए। ठीक है। कैंडीज, चॉकलेट्स, डब्बों की चीजें, वो जी हमने खुद से कुछ नहीं बनाना। दलिया या उसमें हमने फ्रूट मैश करके नहीं खिलाना। हमने एक डब्बे का पाउडर लेना है जो कि इतना वो खर्च कर रहे हैं लोग उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए, और इट इज वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। और आपने क्या करना है, वो डब्बों की चीजें खिला दी, डब्बों का दूध पिला दिया, और डब्बों के दूध में प्रिजर्वेटिव्स हैं, आर्टिफिशियल चीजें हैं, और पता नहीं क्या क्या है, ये तो हमें नहीं पता। माँ का दूध इतना खूबसूरत चीज, गर्मियों में वो पतला हो जाता है, बच्चे को पानी भी देने की जरूरत नहीं है। सर्दियों में वो गाढ़ा हो जाता है। 3 महीने का बच्चा दूध पी रहा है तो उसकी न्यूट्रिशनल उसकी वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो फर्क है। 6 महीने पे नेचर उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर देती है। 1 साल की एज पे उसके कंटेंट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। ना गर्म बोतल की जरूरत, ना उसको फ्रिज में रखने की जरूरत, ना कुछ और, वो खुद ब खुद चेंज होता है बच्चे की उम्र के साथ, मौसम के साथ। इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। और माँ जितने भी इन्फेक्शन से गुजरी है थ्रू आउट हर लाइफ, उसकी इम्यूनिटी पहले 3 माह के दूध में, और वो जो शुरू का दूध जिसको विचेस मिल्क कहते हैं, पता नहीं किसने उसका नाम रखा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, और वो जाके लाइन कर देती हैं इंटेस्टाइन को। बच्चे को सारी उम्र डायरिया नहीं होता। ठीक है। और फिर आ गई जवानी। जवानी में माँ को उसकी मंथली रेगुलरिटी के बारे में तकरीबन कोई 6 महीने, साल पहले बता देना चाहिए कि बेटा आपकी ये चेंजेस आएंगी लाइफ में। बिल्कुल। अब आप उस स्टेज पे हैं, आप हैरान होंगी कि अब 7 इयर्स, 6 इयर्स, 8 इयर्स पे मंथली रेगुलरिटी जो है वो आ रही है। तो माओ को कब चाहिए कि वो अपनी बेटियों को वार्न करें, और उनको किस तरह से कॉन्फिडेंस में लाया जाए बेटियों को? देखो बेटे, शुरू ही से जब वो एक खौफजद मतलब बच्चा नहीं पैदा करेगी कि ये माँ मेरा एक पता नहीं क्या चीज़ है और ये डंडा लेके खड़ी है हर वक्त। बिल्कुल। हमेशा उसके साथ रीजनिंग करें। टाइम, इसके लिए टाइम चाहिए। ठीक है। टाइम दें। व्हाट्सएप, अपना मोबाइल उसको परे रख दें। डोंट गिव अ मोबाइल टू द चाइल्ड। उसको खुद रीजनिंग करके बताएं कि मैं तुम्हें ये क्यों कह रही हूँ। और यकीन करें बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, उनको 1 या 2 दफा बताएंगे वो समझ जाएंगे। अगर आप डंडे के जोर पे उनको रोकना शुरू करेंगे वो कभी नहीं समझेंगे। तो एक बॉन्ड, फ्रेंडशिप का बॉन्ड अगर आपने बचपन से रखा है तो उसको एक दिन बुलाएं, बिठाएं। माएं अपने पास अपनी बच्ची को व्हेन दे आर अराउंड 8 years old, 7 years old, उनको बताएं कि बेटे आई वांट टू टेल यू समथिंग व्हिच यू गोइंग टू फेस। अब आपने वो फेस करना है, तो ये तो मैंने आपको बताना है। फिर आप मुझे बताओ कि जब किसी बच्ची की शादी होती है तो क्या माँ उसको कॉन्फिडेंस में लेती है कि व्हाट आर यू गोइंग टू गो थ्रू? नो। उसको एक गलत नॉलेज सहेलियों से, मीडिया से, फलां से, बिल्कुल, which is very wrong. which is very wrong. और हमने अपने क्लिनिक पे जो हमारा एक IVF सेंटर, हमने फ्रेंड्स IVF सेंटर लाहौर में खोला है, उसमें हमने फैसिलिटी दी है कि हम बच्चियों को अगर उनकी माएँ हमारे पास ले आएं
तो हम उनको बिठा के बाकायदा डायग्राम से हर चीज़, हम उनकी फिजियोलॉजी, उनकी बाद में शादी, उसके बाद फैमिली प्लानिंग, उसके बाद यानी 12-13 साल की बच्ची को ये सारा नॉलेज होना चाहिए। फिर उनको माओ का काम है उनको बताना कि अगर आपको ये जो अनवांटेड टच है ना किसी का, किसी लड़के का, किसी मर्द का, किसी औरत का, ठीक है, उनको बताएं कि ये आपके इस जिस्म के हिस्से को अगर कोई औरत भी टच करे तो कम एंड टेल मी, माँ कहे कि मुझे आके बताओ। ओके, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया जाता, हम ये नहीं बताया जाता। अब आप देखिए, मेरी अपनी नीस ड्राइवर को हमने भेजा, हमारे पास 20 साल से वो ड्राइवर है, उसको भेजा कि इसको गाड़ी सिखा दो। अच्छा, माय नीस केम एंड सेड खाला ही टच्ड माय हैंड। ओके, गियर के ऊपर मैंने हाथ रखा, ही टच्ड माय हैंड। हमने उसी दिन उस ड्राइवर को निकाल दिया। अच्छा, हमने कोई रीजनिंग नहीं की, हमने कहा अपना सामान उठाओ एंड लीव। अच्छा, बच्चे डर जाते हो, अक्सर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। नहीं, अगर आपने उनको खौफ डाला हुआ है वो कुछ नहीं बताएंगे, हाँ, वो कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप एक फ्रेंडशिप का माहौल बच्चों के साथ अपने बनाएं। बिल्कुल, बापों को बेटों के साथ बनाना चाहिए। दे शुड बी टॉकिंग टू देयर फादर एनीथिंग दे वांट टू। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। उसके बाद जब शादी होनी है उसको प्रिपेयर करें, बिल्कुल, बजाय इसके कि उसका शादी का जोड़ा, हाँ, जेवर, मेकअप, सारा ध्यान इस तरफ लगा होता है। उसकी हेल्थ को तो देखें, उसने जाते ही एक नई जिंदगी उसके पेट से निकाल, उसका देखें, उसके आयरन स्टोर्स पूरे हैं, हाँ, देखें उसके विटामिन्स पूरे हैं, देखें वो साइकोलॉजिकली रेडी है इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए। और एक बात, इससे पहले कि मेरा वक्त खत्म हो जाए तुम्हारे प्रोग्राम में, एक बात बहुत जरूरी है। आजकल कैरियर ओरिएंटेड बच्चियां हैं, बहुत कैरियर ओरिएंटेड। मेरा पैगाम कैरियर ओरिएंटेड बच्चियों के लिए ये है और उनकी माओं के लिए ये है कि 13-14 साल की उम्र में प्लीज उनका एक अल्ट्रासाउंड पेल्विस का करवाइए, उसकी हेल्थ देखने के लिए। फिर आपने अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट को कहना है कि प्लीज इसकी ओवरी का साइज मुझे बताएं, ये कब तक अपनी जिंदगी में बच्चे पैदा कर सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है? क्योंकि एग्स तो नहीं बनने दोबारा। हाँ। अगर बहुत छोटी ओवरीज हैं और लग रहा है कि 30-32 पे इसके एग्स खत्म हो जाने हैं, ठीक है, तो प्लीज उसको कहें कि अपना कैरियर, वो 90 साल तक की भी होगी, हाँ, तो वो कैरियर परस्यू कर सकती है, ठीक है, बच्चे पैदा करने की कहानी खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। yes. और अगर बड़ी बड़ी ओवरीज हैं, गुड स्टोर ऑफ एग्स अल्लाह सुब्हानो तआला ने उसको तोहफे में दिया है, तो फिर वो अपना प्रोफेशन कर ले। और फिर प्लीज बच्चियों के लिए, माओ के लिए, वो अब जमाने चले गए कि जी वो एक अरेंज मैरिज, एक लड़का आया और एक लड़की आई और निकाह किया, और उनका हमारा दीन भी इजाजत देता है, लड़के लड़की को मिलने की इजाजत दें। मेरा बच्चियों के लिए पैगाम है, अपना साथी ध्यान से ढूंढे। यहाँ पे नार्सिसिस्ट लोग बेहिसाब हैं और वो बच्ची को ऐसे पाँव के नीचे रोंद के और उनको डोर का वो समझते हैं, डोर मैट समझते हैं, पैर रख के गुजरना। तो प्लीज अपना साथी ध्यान से ढूंढें। बहुत अमारत की जरूरत नहीं है, एक वो शख्स जो दीनदार हो और जो आपका ख्याल रखता हो, आपका हम ख्याल हो, आपके माँ बाप की इज्जत करे, आपको इज्जत दे, ऐसा साथी ढूंढें। तो बाकी आपने कुछ पूछना है तो मेरे पैगाम ये बड़े जरूरी हैं। आपने इतनी प्यारी बातें की हैं और ये इतनी इंफॉर्मेटिव बातें थी जो हर माँ को, हर बच्ची को पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसी तरह हम बातें करते रहें, पर हमारा शो का वक्त ख़त्म हो रहा है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आप यहाँ आई। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले सेगमेंट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जिल देन, अल्लाह हाफिज़।